हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार आपको सिखा रहे हैं बेटा क्लास 11B में जो है सब्जेक्ट आपको केमिस्ट्री है, यूनिट 2 है रिडॉक्स रिएक्शन और इसका जो है लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है बेटा। तो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा था ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा किसी रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग सीखे थे कि कौन सी अपक्रिया जो है ऑक्सीकरण की है, कौन सी अपक्रिया अपचयन की है। तो उसी का बेटा हम सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग देख चुके थे, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सेकंड नंबर एग्जाम्पल है CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। ठीक है बेटा। इस रिएक्शन में हमको देखना है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या विधि से देख रहे हैं तो सबसे पहले हम सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे मीथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -4 और ये हाइड्रोजन की तो +1 होती है, ये 0 हो जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड +4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ +1 होता है -2। ठीक है बेटा। हमने सबकी ऑक्सीकरण संख्याएं लिखी। अब हम लोग देख रहे हैं उन तत्वों को या परमाणुओं को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी या वृद्धि हो रही है। ठीक है बेटा। तो कार्बन का देख रहे हैं बेटा, कार्बन का यहाँ से कार्बन से मीथेन में कार्बन जो है ऑक्सीकरण संख्या -4, कार्बन डाइऑक्साइड में वही जाके +4 हो जा रहा है, +4 हुआ जा रहा है। ठीक है बेटा। तो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का देखेंगे बेटा, ऑक्सीजन का जो है O2 में जो है 0 है। यहाँ से हम इधर की ओर आते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, हमारा -2 हो रहा है तो इसका मतलब कमी हो रही है। कमी का मतलब होता है अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या में कमी का मीनिंग होता है बेटा अपचयन हो रहा है, और कार्बन और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ कुछ हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन से थोड़ा हट के, और आगे बढ़ के हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या कार्बन की मीथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो है -4 है, वहाँ पे +4 है। तो बेटा इधर देखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है यहाँ से वहाँ जाने पे, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कहने का मतलब है मीथेन का क्या हो रहा है बेटा, मीथेन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मीथेन का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। और ऑक्सीजन का अपचयन किस में हो रहा है, ऑक्सीजन का अपचयन किस में हो रहा है बेटा, जल में हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो है अपचयन हो रहा है। मीथेन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। मीथेन का ऑक्सीकरण जो हो रहा है वो कौन करा रहा है बेटा, ठीक है। मीथेन का ऑक्सीकरण कौन करा रहा है बेटा, ऑक्सीजन करा रहा है। तो इस वजह से इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो क्या है बेटा, ऑक्सीकरण करा रहा है ऑक्सीजन मीथेन का, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, ऑक्सीकारक हो गया। दूसरी ओर मीथेन का ऑक्सीकरण हो रहा है और वो करा कौन रहा है, ऑक्सीजन करा रहा है, इसलिए ऑक्सीकारक हुआ। ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीकारक हुआ। अब ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। कौन इसको अपचयित करा रहा है, कौन इसको अपचयित करा रहा, तो मीथेन। इस वजह से मीथेन क्या होगा बेटा, ये हो गया अपचायक। मीथेन क्या हो गया, अपचायक।
तो बेटा दो नए टर्म यहाँ पे हम लोगों को मिले हैं, एक तो आक्सीकारक मिला है, दूसरा क्या मिला है, अपचायक मिला है। आक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अब चार चीजें हो गई बेटा, एक तो हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या मेथड से। ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वो बेटा क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वो क्या होता है बेटा, अपचयन। वहाँ पे प्रोसेस कौन सी होती है, अपचयन की प्रोसेस होती है। और जिसकी घटती है वाकई में ऑक्सीकरण संख्या, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की सहायता से, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में ये देखें, किसी रिडॉक्स रिएक्शन में ये देखेंगे कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, कौन सी घटना जो है उसमें ऑक्सीकरण की है, कौन अपचयन की है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है और कौन सा पदार्थ अपचायक है, ठीक है बेटा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। CuSO4 प्लस Z एरो Cu प्लस ZnSO4, ठीक है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें हमको देखना है कि कौन सी अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण की है, कौन सी अभिक्रिया जो है अपचयन की है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है। 6 चीज़ें कुल हम लोगों को देखनी है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सल्फर का +6 होता है इसका, ऑक्सीजन का -2 है, कॉपर का +2 है, जिंक का 0 है, कॉपर का 0 है, यहाँ पे जिंक का जो है +2 है और सल्फर का +6 है और जो है ऑक्सीजन का -2। तो अब उन तत्वों को पहचानने की कोशिश करते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी हुई है। तो यहाँ देखेंगे सल्फर पे कोई फर्क नहीं है, ऑक्सीजन पे भी कोई ना बढ़ी है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ना घटी है। हम देखते हैं कॉपर का, देखते हैं कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या +2 से 0 हो गया, यानी कमी हुई है। और ऑक्सीकरण संख्या में कमी का मतलब क्या होता है बेटा, अपचयन। ठीक है, इसका मतलब है CuSO4 का Cu में अपचयन, यानी कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हुआ है, ठीक है। और जिंक का क्या हुआ बेटा, जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या क्या कर रही है बेटा, बढ़ रही है, ठीक है। अब इसका मतलब जिंक का ऑक्सीकरण हुआ तो जिंक क्या हुआ बेटा, ऑक्सीकृत हुआ। जिंक क्या हुआ, ऑक्सीकृत होगा। जिंक क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ। कहने का मतलब जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। कॉपर का क्या हुआ बेटा, ये अपचयन हुआ, तो इसका मतलब का CuSO4 का क्या हुआ, CuSO4 क्या हुआ, अपचयित हुआ, अपचयित हुआ। ये ऑक्सीकृत हुआ, ये क्या हुआ, अपचयित हुआ। ये ऑक्सीकृत तो हुआ, साथ में ये ऑक्सीकृत तो हुआ, साथ में इसने ये Zn जो है ऑक्सीकृत तो हुआ, लेकिन इसने CuSO4 को क्या किया, इसने CuSO4 को अपचयित कर दिया। Zn स्वयं ऑक्सीकृत हुआ, लेकिन Zn स्वयं ऑक्सीकृत हुआ, लेकिन उसने CuSO4 को क्या कर दिया बेटा, अपचयित कर दिया। इसलिए Zn क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे जिंक क्या कहलाएगा, अपचायक, अपचायक, ठीक है। अब CuSO4 तो अपचयित हुआ, लेकिन इसके साथ साथ उसने जिंक को क्या कर दिया बेटा, ऑक्सीकृत कर दिया, जिंक को ऑक्सीकृत कर दिया। इस वजह से CuSO4 क्या कहलाया बेटा, ऑक्सीकारक। ये क्या कहलाया बेटा,
ऑक्सीकारक। तो 6 चीजें हो गई बेटा। प्रोसेस कौन सी है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इस रेडॉक्स रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ जिंक सल्फेट में, ठीक है, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ जिंक सल्फेट में, या कहने कि अगर जिंक का ऑक्सीकरण हुआ जिंक सल्फेट में, और इधर कॉपर सल्फेट का अपचयन हुआ, ठीक है, कॉपर सल्फेट का अपचयन हुआ कॉपर, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई, ऑक्सीकरण और अपचयन। अब कौन ऑक्सीकृत हुआ? जिंक ऑक्सीकृत हुआ। कौन अपचयित हुआ? CaSO4 अपचयित हुआ। कौन सा ऑक्सीकारक है? जिसने किसी को जो है ऑक्सीकृत कर दिया तो वो क्या कहलाया? ऑक्सीकारक। जिसने किसी को अपचयित कर दिया तो वो क्या कहलाया? अपचय, ठीक है। इसको काफ़ी सारा PDF में भेजा जा चुका है, तो इसको कोशिश करेंगे और सीखने की, एग्जाम्पल देखेंगे उसके और इसको लगाएंगे, ठीक है बेटा। या फिर बेटा एक रिएक्शन की सहायता से एक थोड़ा सा जो है कुछ और चीज़ें लिखे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है ऑक्सीकरण का मीनिंग क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड में इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीकरण कहलाता है। और दूसरी, अगर हम ऑक्सीकरण संख्या विधि में कहें तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन क्या होता है? अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और साथ में ऑक्सीकरण संख्या में कमी। अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो उसका क्या कहेंगे? उसका जो है क्या हो रहा है? जो है अपचयन हो रहा है। या फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? वो क्या कर रहा है? वो क्या हो रहा है बेटा? उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वो अपचयन की प्रोसेस होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे, ठीक है, दूसरे को जो है ऑक्सीकृत कर दे। तो यहीं से देखेंगे दूसरे को ऑक्सीकृत कब करेगा बेटा? तो दूसरे को ऑक्सीकृत करने का मतलब होता है वो स्वयं क्या हो जाए बेटा? अपचयित हो जाए, ठीक है। तो ऑक्सीकारक का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे भी हो जाएगा। ऑक्सीकारक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ठीक है। और अपचायक का मतलब हो जाएगा, अपचायक का मतलब हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन का त्याग या कह लें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ठीक है, में वृद्धि। चयक का मतलब होता है बेटा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ठीक है। तो ये है चारों चीज़ें। और जो है दो और बचते हैं, किसका कौन ऑक्सीकृत हुआ? तो जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी वो ऑक्सीकृत होगा, और जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी वो क्या होगा? अपचयित होगा, ठीक है। ठीक बेटा, ये हो गया। इसके बाद हम लोग अब सीखेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण, इसके बाद हम लोग सीखेंगे समीकरण को, रेडॉक्स अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे, ठीक है बेटा। कैसे
इसी रिडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो उसके लिए दो मेथड हैं बेटा, उसके लिए क्या है, दो मेथड हैं। एक तो जो है विधि है, एक विधि है बेटा, एक विधि आपकी जो है वो जो है आक्सीक, एक विधि है जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि कहलाती है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। और दूसरी कौन सी है, आक्सीकरण संख्या विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि है और दूसरी कौन सी है, आक्सीकरण संख्या विधि है। हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि को देखेंगे सबसे पहले। इसके नियम जो भी हैं, जो भी इससे संबंधित नियम है बेटा, जो भी इससे संबंधित नियम है वो आपको जो है पहले ही PDF में भेजे जा चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे केवल एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझेंगे कि किस स्टेप के बाद क्या हमको करना है। ठीक है, मान लीजिए एक असंतुलित समीकरण हम लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक असंतुलित समीकरण लेते हैं। तो समीकरण बेटा ऐसी होती है कि वो दो माध्यम में हो सकती है या तीन माध्यम में हो सकती है। ठीक है, किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए हो सकता है अम्लीय माध्यम हो सकता है क्षारीय माध्यम हो, या हो सकता है उदासीन माध्यम हो। अगर क्षारीय माध्यम होगा तो रिएक्शन में कहीं ना कहीं OH का जिक्र होगा। ठीक है, OH माइनस कहीं ना कहीं पर होगा। अगर OH माइनस नहीं है तो वो अभिक्रिया जो है वो अम्लीय माध्यम में होगी या फिर वो उदासीन माध्यम में होगी। तो अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया को बैलेंस करने के कुछ नियम अलग होते हैं, और थोड़ा सा क्षारीय माध्यम में अगर अभिक्रिया को हम बैलेंस करते हैं तो कुछ नियम बदल जाते हैं। ठीक है, कुछ नियम बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो रिएक्शन कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा अम्लीय माध्यम में है, कौन सा क्षारीय माध्यम में है। अगर OH माइनस दिखा अभिक्रिया में तो आप कहेंगे वो क्षारीय माध्यम में है। अगर वो OH माइनस नहीं दिखा तो वो अम्लीय माध्यम या उदासीन माध्यम में होगी। अम्लीय और उदासीन माध्यम में समीकरण को संतुलित करने के नियम सेम। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद उसको हम जो है कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। ठीक है, मान लीजिए एक रिएक्शन लिखी है Fe+2 प्लस Cr2O7 माइनस Cr2O7 माइनस एरो Fe3 प्लस Cr3 प्लस। ठीक है, ये बेटा एक रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें कहीं पे आपको जो है OH माइनस तो दिख नहीं रहा है। OH माइनस नहीं दिख रहा है, इस वजह से यह क्या होगा, अम्लीय माध्यम में होगी। एक और पहचान सकते हैं कि अगर उसमें H प्लस कहीं दिखा अलग से तो ये जान जाएंगे कि वो अम्लीय माध्यम में है रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें OH माइनस नहीं है, इसलिए ये अम्लीय माध्यम में है। ठीक है, रिएक्शन आयनिक फॉर्म में भी आ सकती है। मान लीजिए कि वो आयनिक फॉर्म में नहीं है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यानी आणविक अवस्था में है, अणुओं का जिक्र किया गया है। तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको अगर हम बैलेंस कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, तो सबसे पहला तो वर्क होगा कि उसको तोड़ लेते हैं और उसको आयन के रूप में लिखते हैं। यहाँ तो अच्छी बात है कि ये किस में लिखी हुई है, ये जो है आयन के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस जो पूरी ये अभिक्रिया है, इसको किसी प्रकार से हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसको जो है हम लोग ये पता करें कि इसमें कौन सी दो अभिक्रियाएं हैं जो एक ऑक्सीकरण की होगी, एक अपचयन की होगी। तो उसको पता करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको पता करने के लिए आप जो है ऑक्सीकरण संख्या विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आयनिक फॉर्म में लिखी होती है तो इसको भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसका किस में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो देखो कोशिश करने की इसको कोशिश करते हैं। देखो एक रिएक्शन तो यहाँ पे दिख रही है, Fe+2 से क्या हो रही है, Fe+3 हो रही है। ठीक है, एक अभिक्रिया इसमें से हम लोगों ने निकाली है तोड़ के, इसको जो है इसमें दो अभिक्रियाएं हैं, पहले ही बोला जा चुका है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की अभिक्रियाएं होंगी बेटा।
तो इसमें से एक रिएक्शन है जो Fe+2 से क्या हो रहा है, Fe+3 हो रहा है। अब दूसरा कौन सा रिएक्शन है इसमें, Cr2O7 माइनस माइनस से क्या हो रहा है बेटा, Cr++ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तो यही था कि सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या को लिख लेते, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या को लिख लेते, फिर चेंज दिखते। इसमें तो 4 ही थे तो इस वजह से समझ में आ गया, आसानी से हो गया, अन्यथा की स्थिति में थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आती है। इसका ऑक्सीकरण देखते हुए संख्या देखेंगे +2 है और इधर इसका कितना है, +3 है। ठीक है, Fe का +2 से +3 हो रहा है। ठीक है, Fe का +2 से +3 हो रहा है। और दूसरी ओर यहाँ पे देखेंगे, इसका निकालेंगे तो O का -2 होगा। ठीक है, O का -2 होगा। और Cr का यहाँ पे देखेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, ये Cr2O7 माइनस माइनस में Cr का देख रहे हैं तो 2x + 7 × -2 = -2। ठीक है, 2x ये हो जाएगा -14 = -2 और 2x + 14 - 2 + 12 2x x बराबर +12/2 + 6। ठीक है, क्रोमियम का यहाँ जो है ये +6 है और यहाँ जाने पे वो +3 हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, बढ़िया मेथड है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों पे काम करता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हमने सब पे ऑक्सीकरण संख्या लिख ली। अब परमाणुओं को देख लिए, जिनमें चेंजेस हो रहे हैं उन्हीं को लेंगे, अर्धाभिक्रियाओं में सेम को छोड़ देंगे। ठीक है, अन्यथा को छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो ये सबसे बढ़िया मेथड है कि हम सबका ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर लिख लें, यौगिक के ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें हमने 2 अर्धाभिक्रियाएं छांट ली, एक है Fe+2 से Fe+3 हो रहा है, एक Cr2O7 माइनस माइनस से Cr3+ में हो रहा है। ठीक है बेटा, तो अब जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर और सभी जो तत्व होते हैं उनको जो है बैलेंस कर लेंगे अगले स्टेप में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा Cr2O7 माइनस माइनस से हो जाएगा 2Cr++। ठीक है, 3+। ठीक है, तो इसमें क्रोमियम को बैलेंस कर लिया गया है। उसके बाद तो अब ये रिएक्शन जो है अम्लीय माध्यम में हमको बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे जो है बैलेंस करनी, यहाँ पे फेरस के अलावा Fe के अलावा कोई और परमाणु है ही नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इस टाइप में अम्लीय माध्यम में जब होती है रिएक्शन तो उसको जो है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिस ओर हाई ऑक्सीजन होती है उसके जस्ट अपोजिट साइड में, जितना ऑक्सीजन इधर है उसके जस्ट अपोजिट साइड में उतना ही जो है जल को जोड़ देते हैं, जल के अणुओं को। ठीक है, तो +7H2। ठीक है, अब ये कितना हो गया, +7H2। ठीक है, अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 14 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 14 हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस हो गया और प्लस इधर क्या कर देते हैं, 14H+ कर देते हैं। ठीक है, अब सभी परमाणु जो है इसमें बैलेंस है। ठीक है, सभी परमाणु बैलेंस है। अब क्या करते हैं बेटा, तो अब क्या करते हैं, जो भी हमारी अर्धाभिक्रियाएं हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में जो अब हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन से उसको ऐड करके, इलेक्ट्रॉन ऐड करके जो है हम उसका चार्ज बैलेंस करते हैं। तो ये पहली रिएक्शन है हमारी। Fe से क्या हो रहा है, Fe2+ से क्या हो रहा है, Fe2+ से हो रहा है Fe3+। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर कितना धन में चार्ज है, 2 धन में चार्ज है, इधर कितना धन में चार्ज है, 3 धन में चार्ज है, एक ऋण चार्ज इधर जोड़ देते हैं तो 2 इधर धन के बचेंगे, 2 इधर बचेंगे। ठीक है, तो प्लस जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जोड़ दिए तो ये चार्ज बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से दिख जाएगा आपको कि इलेक्ट्रॉन का
वैसे तो यही दिख गया था कि Fe2 से Fe+3 हो रहा है, यानी +2 ऑक्सीडेशन नंबर से +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो रही थी। तो यही अभिक्रिया यहीं पे आप चेक कर सकते थे। ये अभिक्रिया कौन सी है? ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर मैथड से भी कर रहे थे, और अब जाके इसको भी देख लिया है कि क्या हुआ, Fe2 से Fe3 कैसे हुआ प्लस में, जब एक इलेक्ट्रॉन और निकला होगा। यहाँ पे दिख गया कि एक इलेक्ट्रॉन और निकला, ये कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण की हो गई। दूसरी रिएक्शन इसको देखेंगे, जिसमें कितना है 14 प्लस है और इधर 2 माइनस है, तो ये 12 प्लस में कितना बचा? 12 बचा। और इधर देखते हैं, इधर क्या हुआ है बेटा? इधर ये 3 है इंटू 2, ये 6 है, इधर 12 था, 6 निकल गया, 6 इधर अधिक है प्लस में, 6 इधर प्लस में अधिक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन किया, वैसे ही जो है चार्ज बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो सकती है बेटा? ये हो सकती है 14H प्लस Cr2O7 माइनस माइनस एरो 2Cr प्लस 7H2। ठीक है, और क्या जोड़ना था हमको? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब दोनों रिएक्शंस को हमको जोड़ना है, अब दोनों रिएक्शन को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? दोनों जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? जो है 1 है। तो इस पूरी रिएक्शन को हम जो है 6 से मल्टीप्लाई करके, जैसे मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे बेटा, शेष को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? 6Fe प्लस 14H प्लस Cr2O7 माइनस माइनस एरो 6Fe3 प्लस 2Cr प्लस और प्लस 7H2O। ठीक है, प्लस 7H2O। अब ये बेटा जो हमको रिएक्शन मिली है, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, हमारी क्या है बेटा? बैलेंस रिएक्शन है। तो कितना है बेटा? इसको ऐड किया इसमें, इसको पहले पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कट गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा? कट गए, क्योंकि इस बार जो है ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है बाईं ओर आते और वो वाले इलेक्ट्रॉन जो है दाहिनी ओर आते। ठीक है बेटा, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर यही अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी बेटा। इसको बैलेंस करने में कुछ और चीज़ें, कुछ और बिंदुओं को इसमें ऐड करना होता है, जब कोई रिएक्शन जो है क्षारीय माध्यम में संतुलित की जाती है। ठीक है।